नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अमेरिका के बाद अब ब्रिटेन में भी प्रवासियों को वापस भेजने का अभियान जोर पकड़ने लगा है। ब्रिटेन की सरकार ने बाकायदा अभियान छेड़कर केवल जनवरी में ही 829 स्थानों पर छापेमारी की है और 609 लोगों को गिरफ्तार किया है। पिछले साल की तुलना में ये कई गुना ज्यादा है। पिछले साल जुलाई में सत्ता में आने के बाद से ही कीर स्टार्मर ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया था। 6 महीनों में ही उनकी सरकार ने 5,000 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी करके सैकड़ों लोगों को पकड़ा है और उनमें से बहुतों को वापस भी भेजा है। ध्यान रहे, ये प्रवासी बहुत सारे जोखिम उठाकर ब्रिटेन में प्रवेश करते हैं। इंग्लिश चैनल पार करके आने की कोशिश कर रहे 70 लोगों की मौत पिछले साल हो चुकी है। दरअसल स्टार्मर की सरकार पर अति दक्षिणपंथी पार्टी रिफॉर्म ब्रिटेन के प्रवासी विरोधी एजेंडे से का दबाव है। वो नहीं चाहती कि दक्षिणपंथी इसे मुद्दा बनाकर लोगों की भावनाएं उभार कर अपना जनाधार बढ़ाने में कामयाब हो। अमेरिका में ट्रंप के आने के बाद से माहौल और भी गर्मा गया है। ट्रंप के प्रवासी विरोधी अभियान ने पूरी दुनिया में दक्षिणपंथियों के हौसले बुलंद किए हैं और वे अपने अपने देशों में मुहिम छेड़ रहे हैं। ट्रंप के दाहिने हाथ एलोन मस्क भी इसको हवा दे रहे हैं। हाल में उन्होंने एक ट्वीट करके इस पर आपत्ति जताई थी कि ब्रिटेन में एक स्टेशन का नाम बांग्ला भाषा में क्यों लिखा हुआ है। बहरहाल सवाल ये उठता है कि इस अभियान का सामाजिक राजनीतिक असर ब्रिटेन में क्या पड़ने जा रहा है। क्या बड़ी संख्या में भारतीयों, पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों को वापस भेजा जाएगा? अगर ऐसा होता है तो किस तरह की उथल पुथल इससे ब्रिटेन में मच सकती है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और बीबीसी लंदन से लंबे समय से जुड़े रहे नरेश कौशिक जी हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। नरेश जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। जी, तो क्या लग रहा है नरेश जी, ये कितना दबाव है सरकार पर और ये अभियान कितनी संजीदगी से और कितनी तत्परता से चलाया जा रहा है? देखिए, ट्रंप तो अभी सत्ता में आए हैं, लेकिन ब्रिटेन में ये अवैध आप्रवासियों का मुद्दा बहुत पुराना है। पिछली सरकार जिसके की नेता ऋषि सुनक थे, वो भी कोशिश करते रहे और यहाँ पर ज्यादातर तो ये छोटी छोटी नावों में लोग आते हैं इंग्लिश चैनल के थ्रू, और उसमें कोई कमी नहीं आई है। वो लगातार वो छोटी छोटी नौकाएं आती हैं, उसमें अगर 50 की जगह है तो 150 लोग बैठ के आते हैं। उसमें बहुत सारे लोग समुद्र में डूबे भी हैं इस बीच, लेकिन इनका आना नहीं रुका है और ये दुनिया भर से आते हैं। इसमें एशिया, अफ्रीका, यहाँ तक कि यूरोप के भी कुछ देशों से, जो यूरोप के कुछ गरीब देश हैं, अल्बेनिया जैसे, वहां से भी लोग आते हैं। तो ये दरअसल एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा ब्रिटेन में है, जिसको हर पार्टी ये दावा करते हैं कि हमारे पास इसको सुलझाने का अच्छा रास्ता है। पिछली जो सरकार थी, ऋषि सुनक की सरकार, उसने रवांडा के साथ ये एक समझौता किया था, काफी उनको पैसे भी दिए थे कि आप यहाँ जो आते हैं उन लोगों को हम रवांडा भेजेंगे। यानी ब्रिटेन में जो आकर बसने के जो कोशिश लोग करते हैं या सपना देखते हैं, उस सपने को तोड़ा जाएगा और उनको रवांडा भेजा जाएगा और वहां से ही जो सही मायने में जरूरतमंद व्यक्ति है उसको यहाँ आने का वीजा दिया जाएगा। लेकिन सरकार जैसी बदली, वो उन्होंने इसको पीछे छोड़ दिया, इस पॉलिसी को एकदम छोड़ दिया बीच में। कहा कि ये तो पैसे की बर्बादी है और ऋषि सुनक की सरकार तो एक भी व्यक्ति को रवांडा नहीं भेज पाई। उन्होंने मिलियंस पाउंड इसके लिए खर्च किए, यानी करोड़ों पाउंड खर्च किए, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन हम भी उसी तरह से सख्ती से निपट रहे हैं और अभी जो सरकार का दावा है उसके अनुसार ये 19,000 लोगों को, जब से पिछली सरकार सत्ता में आई है तब से 19,000 लोगों को ये देश से बाहर भेज चुके हैं। यानी जिसमें जो ये लोग यहाँ आए हैं उनको ये कहते हैं इसमें फॉरेन क्रिमिनल्स हैं, यानी अपराधी तत्व हैं, या ऐसे लोग हैं जो यहाँ, जिनको यहाँ रहने का और आने का कोई हक नहीं है, उनका सब ये अवैध लोग हैं, इनको वहाँ भेजा जाए। तो 19,000 लोगों को ये भेजने का दावा करते हैं। अब नया ये हुआ है कि ट्रंप जब सत्ता में आए
तो ट्रंप ने जो जिस तरह से लोगों को भेजना शुरू किया, जिसमें भारत में भी 104 लोगों का एक विमान अमृतसर में आके उतरा, और उसकी काफी चर्चा हुई, और अमेरिका की सरकार ने ये जानबूझकर एक सैनिक विमान के थ्रू उनको भेजा था, और उसमें हथकड़ियां भी लगी हुई थी। उसमें ये दरअसल दुनिया को ट्रंप ये दिखाना चाहते थे कि हम इसको लेकर वाकई गंभीर हैं, जो हमने चुनाव के समय कहा था वही हम करना चाहते हैं। यही अब ब्रिटेन कर रहा है। यानी ये भेज तो पहले से रहा है, और पिछली सरकार ने भी ऐसा नहीं है लोगों को भेजा नहीं है वापस, लेकिन इसकी चर्चा नहीं हुई, इसका कोई प्रचार नहीं हुआ। अब फर्क ये पड़ा है प्रचार हो इस सरकार ने भी वीडियो बनाकर सर्कुलेट किए हैं और सफाई भी दी है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि जो सोच रहे हैं कि ब्रिटेन आने का, उनके अंदर डर पैदा हो। ये तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो और जगह भी ये बताना चाहते हैं। अब वहां पर ब्रिटेन की जनता को ये बताना चाहते हैं कि देखिए, हम अवैध आप्रवास को लेकर बहुत गंभीर हैं, और हम किसी को इस तरह से, हमें ये मत समझिए कि हम लेबर पार्टी की सरकार हैं तो हम यह अवैध आप्रवास के मुद्दे पे कुछ कमजोर हैं। हम उतने ही सख्त हैं, हम उसी तरह से करना चाहते हैं जैसे ट्रंप कर रहे हैं, लेकिन हम अपने तरीके से करेंगे। इसमें आप ये देखिए, एक जो विमान वहां कल जो उड़ा है, उसमें सिर्फ 47 ऐसे अवैध लोग थे, या फॉरेन क्रिमिनल्स जिनको ये कहते हैं, लेकिन उसमें कोई 150 के करीब, 150 नहीं 200 लोग उसमें जो है सुरक्षा कर्मचारी थे। यानी अगर आप एक किसी आदमी को वापस भेज रहे हैं तो 4 उसमें पुलिस वाले हैं, और वो सशस्त्र लोग हैं जो उनको नीचे आने से रोकते हैं। जो ये एक तरह का जवाब है, जैसे ब्रिटेन से जब अमेरिका से यहाँ आए थे भारत में 104 लोग, तो लोगों को लगा था कि देखिए हथकड़ी लगा के भेजा, सैनिक विमान में भेजा। दरअसल ये सच में ये एक गंभीर समस्या है कि जो आदमी यहाँ आ जाता है, जिसने अपना सब कुछ लुटा दिया यहाँ आने के लिए, बहुत सारे लोग अपनी जमीन बेच देते हैं, अपनी जायदाद बेच देते हैं, लोग कर्ज लेकर यहाँ आते हैं अपना यहाँ नई जिंदगी शुरू करने के लिए, तो वो वापस नहीं जाना चाहते। तो उनको वापस जाने के लिए वो विरोध करते हैं, तो वो हर तरह का विरोध करेंगे। पहले तो वो यहाँ के जो न्याय प्रणाली है उसके थ्रू जाना चाहेंगे। अब ये जो लोग भेजे जा रहे हैं, ये मान लीजिए कि उनके न्याय के तो रास्ते जो है चुक चुके हैं, उसमें उनके पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा है कि वो वापस ही जाएं। तो लोगों को ये लगता था, ये सरकार को ये लगता था कि अगर इन लोगों को हमने वैसे ही विमान में भेजा बिना किसी सुरक्षा के, तो ये विमान में ही नहीं चढ़ेंगे और उतर जाएंगे, भाग जाएंगे, कहीं गायब हो जाएंगे या वो विमान में शोर मचाएंगे और उसको विमान को ही नहीं उड़ने देंगे। तो ये इसको रोकने के लिए उन्होंने सुरक्षा का प्रबंध किया। लेकिन इससे ये बात साफ है कि जब ट्रंप जो सत्ता में आने के बाद जो कर रहे हैं, उसका असर अब पूरे दुनिया के जो दूसरे ऐसे देश हैं जहां पर दुनिया भर के लोग आते हैं, यूरोपीय देश, जिसमें मैं समझता हूं कि पश्चिमी यूरोप के देश तो शामिल हैं ही, अमेरिका और कनाडा तो शामिल हैं ही, उसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी शामिल है। यानी जो अमीर देशों में जो लोग आते हैं, वो अब उनके पास में यहाँ पर कोई ऐसा सुरक्षित रूप से रहने का इंतजाम नहीं है। तो एक तरह का ये संदेश है जो ब्रिटेन भी दे रहा है, ट्रंप दे चुके हैं। जी, अभी मैं आंकड़े देख रहा था कि ब्रिटेन की आबादी करीब 7 करोड़ है और 1 करोड़ 15 लाख के आसपास इस तरह के अवैध प्रवासियों की बात की जाती है। यानी 18% लोग ऐसे हैं। ये कैसे हो जाता है कि इंग्लिश चैनल पार करके लोग आते हैं और ब्रिटेन रोक नहीं पाता? ब्रिटेन का कोई इतना बड़ा भूगोल भी नहीं है कि वो अगर चाहे तो न रोक सके। कहाँ चूक हो जाती है? या ये कुछ ऐसा तरीका है कि रोकना बड़ा मुश्किल काम है? नहीं, बहुत मुश्किल काम है। दरअसल हर सरकार ने कोशिश की है। ये दरअसल ये गैंग है,
ये क्रिमिनल गैंग्स हैं जो ये नावों को ऑपरेट करते हैं, और इनके जो तार हैं अफ्रीका एशिया के देशों के जो गैंग हैं उनसे जुड़े हुए हैं। ये सब मिली भगत के तहत होता है। और आप कितनी नावों को रोकेंगे, ये कोई बता के तो आते नहीं है। और जो होता क्या है कि ये नाव में फ्रांस के तट पर इन लोगों को चढ़ा दिया जाता है, और ये रात के समय ऐसा होता है, और उस समय पुलिस वाले भी नहीं होते हैं ये। और देखिए समुद्र सीमा बहुत बड़ी है, वहां आप कहाँ कहाँ रोकेंगे। इंग्लिश चैनल बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारे उसके रास्ते हैं आने के, और यहाँ ब्रिटेन में भी कई जगहों से वो आते हैं। तो उनको रोकना, और एक बार अगर नाव में वो सवार हो गए तो फिर एक मानवाधिकार तत्व जो है वो भी एक्टिव हो जाते हैं। उनको लगता है कि अब ये अगर नाव में है तो इनको आप डूबने तो नहीं देंगे। तो बहुत सारे यूरोपीय देशों के ऐसे संगठन हैं, जो उदारवादी संगठन हैं, वो ये कहते हैं कि हमें इनको बचाना है, तो उनको बचाते हैं, और बचाकर वो फिर उनको सुरक्षित जगह ले जाते हैं। और जब वो एक सुरक्षित जगह एक जगह पहुंच गए तो फिर वो वहां से शरण के लिए अप्लाई करते हैं, राजनीतिक शरण के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये इस तरह का एक यानी जो यहाँ की जो उदारवादी नीति रही है, जिसका यहाँ पर जो दक्षिणपंथी सरकारें या हर सरकार उसका विरोध करती है, लेकिन आप उसको रोक नहीं सकते हैं। लेकिन इसका फायदा ये गैंग उठाते हैं, और ये गैंग जो है, इसमें मैं नहीं समझता कि भारत में उनके तार नहीं जुड़े। भारत में भी ऐसे लोग हैं। मैं ब्रिटेन में रहता हूं, और बहुत से ऐसे मैं लोगों को जानता हूं जो वहां स्टूडेंट वीजा पर, यानी वो पढ़ने के लिए किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर आए हैं, लेकिन वो वापस नहीं जाना चाहते, वो बसने के लिए आए हैं। बहुत सारे लोग तो जाली यूनिवर्सिटीज में आते हैं, और वो अपना पेपर वेपर फाड़ देते हैं वहां पर, यानी आप पासपोर्ट वगैरह फाड़ देते हैं और कहते हैं कि हमें तो अब राजनीतिक शरण चाहिए। तो वो गायब हो जाते हैं, कि सिस्टम में गायब हो जाते हैं। तो कोई भी देश की पुलिस किसी तरह से पूरी तरह से लोगों को नहीं पकड़ सकती है। भारत में आप देख लीजिए, रोहिंग्या लोग जो है कहां कहां बसे हुए हैं, आप कितनी पुलिस लगाएंगे, कैसे आप उनको रोकेंगे। इसी तरह से बांग्लादेश से जो लोग अवैध रूप से भारत में आते हैं, कहां कहां आप रोक पाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो किसी आपराधिक गतिविधि में पाए जाते हैं, तो फिर पता चलता है कि ये तो बांग्लादेश के थे या ये रोहिंग्या थे, इसलिए आप उन्होंने पकड़ लिया। इसी तरह से ब्रिटेन में ये है। तो ब्रिटेन में भी भले ही ये छोटा देश हो, लेकिन यहाँ भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि आने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, और आने वाले लोग संगठित हैं, और वो बहुत ये जो गैंग है, ये पूरी तरह से संगठित रूप से काम करते हैं, और इनसे इस तरह से डील किया जाता है कि आप इनको इतने पैसे इस समय देंगे, इतने पैसे आपको तब मिलेंगे, इतने पैसे आपको तब मिलेंगे जब आप बिल्कुल ब्रिटेन में पहुंच जाएंगे। तो इनके कई कई जो है श्रेणियों में, इनको कई कई स्टेजेस में पैसा इनको मिलता है। तो इस तरह से ये अब ये हो ये रहा है कि दुनिया भर की सरकारें अब ये मिलकर काम कर रही हैं। आपने देखा होगा कि भारत में अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया था कि हम अपने यहाँ से ऐसे गैंग्स को, जो ये इस तरह से लोगों को भेज रहे हैं, दुनकी जो फिल्म बनी थी वो इसी तरह की कहानी पर थी, इस तरह से लोग जाते हैं, तो उनको रोकने के लिए हम प्रयत्न करेंगे। ऐसा और देशों में भी हो रहा है, और ब्रिटेन में तो ये काफी समय से हो रहा है, जैसा मैंने कहा। अब ये और होगा, क्योंकि ट्रंप ने इसको एक सार्वजनिक मुद्दा जिस तरह से बनाया है, अब बाकी देश भी कर रहे हैं। जी, हम ब्रिटेन की राजनीति में बाद में आएंगे, लेकिन ये बताइए कि एक तो ये कि जो ये अवैध प्रवासी हैं, क्या ये सारे अपराधी किस्म के हैं, या अपराधी करके उनको ब्रांड किया जा रहा है? बहुत सारे लोग सचमुच में भाग कर आए होंगे, या भाग कर आए होंगे तो अपने सपनों को पूरा करने आए होंगे। वो भी हो सकते हैं जो क्रिमिनल नहीं है, छोटे छोटे काम कर रहे हैं, कोई कार धुलाई का काम कर रहा है, कोई रेस्तरां में काम कर रहा है, कुछ छोटे मोटे काम करने वाले। ये जो कैटेगरी है, और मैं खासतौर से आपसे समझना चाहूंगा कि भारतीय और दक्षिण एशियाई मूल के जो लोग हैं, वो किस पैमाने पर है, उनकी क्या स्थिति है?
देखिए, ज्यादातर लोग तो मैं कहूंगा कि अपना आर्थिक भला करना चाहते हैं। वो यहाँ पर अपना एक तरह से सपना देखते हैं वो कि यहाँ पर हमारी लाइफ अच्छी होगी, यहाँ हमारा जीवन ज्यादा सुखमय होगा, यहाँ हमें रोजगार मिल जाएगा। भारत में या दूसरे देशों में उतने रोजगार नहीं है, आर्थिक स्थिति बहुत बेहाल है। बहुत सारे लोग जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, जिनकी जमीनें बहुत ना के बराबर हैं, उनमें परिवारों में बंटने के बाद में उनका हिस्सा इतना कम रह गया, ना उन्हें खेती में कोई गुजारा है, कोई उनको ना प्राइवेट सेक्टर में जॉब है, ना सरकारी क्षेत्र में जॉब है, तो वो नौकरी के लिए आते हैं। ज्यादातर लोग तो पूरी दुनिया से इस तरह के हैं, लेकिन ऐसे भी हैं जो कि क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, और क्रिमिनल एलिमेंट्स का तो देखिए हर जगह होते हैं। इसमें बहुत से लोग, जो आपको याद होगा कि कोई 10 साल पहले सीरिया और इराक से बहुत सारे लोग यूरोप आए थे। उनमें बहुत सारे इस्लामिक स्टेट ग्रुप के सदस्य भी थे। उनको भी लगा कि बहती गंगा में हाथ धो लिया जाए तो हम भी चले गए, लेकिन उनमें कुछ क्रिमिनल एलिमेंट्स थे। और इसी तरह से यूरोप के, ईस्ट यूरोपियन देशों के कुछ ऐसे जो कि अभी भी यूरोपियन यूनियन के सदस्य नहीं है, वो उसमें क्रिमिनल एलिमेंट्स के आते हैं, तो वो फिर यहाँ आकर अपना उसी तरह का काम करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ आकर और जैसे वो खुद गलत रास्ते से आए हैं, वो चाहते हैं कि हम भी और लोगों को गलत रास्ते से लाएं, तो वो एक तरह से अवैध काम करने लगते हैं। तो इस तरह के अवैध तत्व हैं, लेकिन ऐसे अवैध तत्वों की संख्या बहुत कम है, उसका प्रचार ज्यादा है। ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो दरअसल उनका दोष सिर्फ ये है कि वो अपना जीवन सुधारना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ पर आए। और अब आप एक और चीज देखिए कि जब 10 साल पहले, जब एशिया, जब ज्यादातर लोग तो देखिए उसमें सीरिया के थे और इराक के थे और या अफगानिस्तान के थे, लेकिन उसमें बांग्लादेश के भी लोग थे, उसमें कुछ भारत के भी थे, पाकिस्तानी बहुत थे। तो होता है ना, बहती गंगा में हाथ धोने वाली बात है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि अभी जो लोग अमेरिका से जो डिपोर्ट होकर भारत में आए हैं, उनमें वो लोग हैं जो मेक्सिको के रास्ते से या लैटिन अमेरिका के रास्ते से या कनाडा के रास्ते से अमेरिका में घुसे थे, वो वापस जा रहे हैं। मैं ऐसे एक दो लोगों के बारे में जानता हूं जो ब्रिटेन में, जिनकी दाल नहीं गली, वहां उनका कोई राजनीतिक शरण की बात नहीं हुई, पूरी नहीं हुई, तो वो यहां से अमेरिका चले गए और वो मेक्सिको के रास्ते से फिर वो पहुंचने की कोशिश किया। और ये बात आज की नहीं है। देखिए, मैं लंदन में पिछले 40-42 साल से रह रहा हूं और मैं ये 20 साल पुरानी बात बता रहा हूं, 20 के भी कोई 30 साल पुरानी। जब पंजाब में हमारे यहाँ जो आंदोलन चल रहा था, उग्रवादी आंदोलन चल रहा था, उस समय मेरे पड़ोस में एक पंजाबी परिवार ब्रिटेन में, लंदन में रहता था। मैं ये देखता था कि हर साल वहां कोई एक नया लड़का पंजाब से आ जाता था और उसके बाद वो कहीं और चला जाता था। मैंने उनसे पूछा, एक लड़के से, भाई तुम यहाँ कैसे आए हो? कहा कि मैं राजनीतिक शरण लेकर आया, राजनीतिक शरण के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। मैं आया तो टूरिस्ट वीजा पर हूँ, लेकिन मैंने राजनीतिक शरण के लिए मैं आवेदन किया है। मैंने कहा तुमने कैसे, तुम तो हिंदू हो? कहा कि यही तो मेरा सबसे बड़ा तर्क है कि पंजाब में हिंदुओं को मारा जा रहा है, इसलिए हिंदुओं को शरण ब्रिटेन दे। अब आप ये देखिए, ये हास्यास्पद बात लगती है, लेकिन ये सच है। यहां पर इस सिस्टम का मिसयूज लोगों ने बहुत किया है, इसीलिए यहां पर अब एक पूरा, एक जिसे कहते हैं कैंपेन हो चुका है इस तरह के अवैध आप्रवास को लेकर, कि भाई देखिए हमारी उदारवादिता का लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा जो है, जिनको राजनीतिक शरण की जरूरत नहीं है वो राजनीतिक शरण यहाँ ले रहे हैं, और हमारे सिस्टम का ये दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए इसको रोकना जरूरी है। और ये बात अब सब जानते हैं कि इसका दुरुपयोग हो रहा है। तो ये बात हम भी जानते हैं कि भारत से बहुत सारे लोग इसी तरह से आते हैं, बहुत सारी जाली यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें भारत में भी इसका मैं समझता हूँ प्रचार सरकारें, अब राज्य सरकारें भी कर रही हैं। हरियाणा का मैंने उदाहरण दिया, और जगह से भी ऐसा हो रहा है, पंजाब में भी ऐसा हो रहा है कि उनको लगता है कि अब यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है, आप अपनी जमीन जायदाद मत बेचिए, आप किसी से कर्ज नहीं लीजिए, आप जहां हैं वहीं अपना जीवन बनाने की कोशिश कीजिए और अपनी सरकारों पर दबाव डालिए कि अपने यहाँ ही आप ऐसे अवसर
प्रदान करें जहां पर इस तरह की संभावना ना हो कि आपको देश छोड़ के जाना पड़े। जी, नरेश जी, ये बताएं कि ये जो ब्रिटेन की अंदरूनी राजनीति है, उसका कितना दबाव है? ये अचानक मुद्दा बड़ा हो रहा है और हम देख रहे हैं कि एलन मस्क भी अमेरिका में बैठ के ट्वीट करते रहते हैं, जो अति दक्षिणपंथी हैं उनको सपोर्ट करते रहते हैं। अभी बांग्ला में नाम लिखने की बात मैंने आपसे शेयर की। ये अचानक इतना बड़ा इशू बना है, तो क्या ये अंदरूनी राजनीति को मैनेज करने की कोशिश कर रही है स्टारमर की सरकार, कि कहीं गेंद उनके हाथ में ना चली जाए? देखिए, ये अंदरूनी राजनीति तो सच में एक बड़ा हिस्सा है। जैसा कि मैंने पहले कहा, पिछली कंजर्वेटिव सरकार जिसके ऋषि सुनक प्रधानमंत्री थे, उसने भी काफी कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। और यही एक वजह है कि उनकी पार्टी बुरी तरह से हारी थी पिछले चुनाव में, और उनके बहुत सारे वोट एक धुर दक्षिणपंथी रिफॉर्म पार्टी को मिली थी। इसके नेता नाइजल फराज हैं, जो कि ट्रंप के सहयोगी हैं, और वो ट्रंप की तरह की राजनीति यहाँ करना चाहते हैं, और उनको धीरे धीरे यहाँ समर्थन उनका बढ़ रहा है। और ब्रिटेन की जो लेबर पार्टी है, अब उसे डर है कि जिस तरह से कंजर्वेटिव पार्टी के वोट ये रिफॉर्म पार्टी ले गई, कहीं ऐसा ना हो हमारे वोट भी ये ले जाए, क्योंकि अब उनका जो निशाना है लेबर पार्टी की तरफ है। अब वो चाहते हैं कि हमने कंजर्वेटिव पार्टी को तो हरा दिया, हम लेबर पार्टी को हराएंगे। और अभी के जितने भी ओपिनियन पोल ये कहते हैं कि नाइजल फराज की जो पार्टी है उसका समर्थन ब्रिटेन में बढ़ रहा है, यानी जो धुर दक्षिणपंथी रिफॉर्म पार्टी है उसका समर्थन बढ़ रहा है। तो ये भी सच में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और यही एक वजह है कि इन्होंने ना केवल ये अभियान लोगों को वापस भेजने का तेज किया है, बल्कि उसको फिल्माना और उसका प्रचार करना शुरू किया है, ताकि लोगों तक ये संदेश पहुंचे कि नहीं, हम भी इसको लेकर काफी गंभीर हैं, और आपको नाइजल फराज की रिफॉर्म पार्टी के पास जाने की जरूरत नहीं है। हम ही वही काम करेंगे जो नाइजल फराज कर रहे हैं, लेकिन हम इसे थोड़ा मानवीय ढंग से करेंगे। जी, अंतिम सवाल है मेरा, इससे ब्रिटेन में किस तरह की परेशानियां खड़ी हो सकती हैं? ये जो छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं, इनके जाने से भी समस्याएं पैदा होंगी, या सामाजिक तनाव बढ़ेगा? क्या हो सकता है? देखिए, उससे बहुत बड़ा मुझे नहीं लगता कि फर्क पड़ेगा। जब यहाँ पर ब्रेक्सिट हुआ था, तो ऐसा माना जाता था कि यहाँ पर ईस्ट यूरोप से बहुत से लोग आते हैं काम करने के लिए, और वो लोग अब वापस चले जाएंगे तो यहाँ तो मुश्किल हो जाएगी। थोड़ी मुश्किल हुई भी, जैसे यहाँ जो सीजनल जो काम होता है, जिस फार्म जैसे खेतों में यहाँ सब्जियां और फल उगाने वाले लोग हैं, उसमें बहुत सारे लोग काम करने के लिए पूर्वी यूरोप से आते थे, उनका आना बंद हो गया तो बड़ी मुश्किल हुई। इसी तरह से यहाँ पर बहुत सारे जो रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारे जो हेल्थ इंडस्ट्री है जो प्राइवेट वाली है, जो उसमें बहुत सारे लोग ये इमिग्रेंट्स काम करते हैं, जिसमें वैध तो ज्यादातर हैं लेकिन अवैध भी हैं। तो उनको थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई बहुत बड़ा कोई आर्थिक कोई बहुत बड़ा नुकसान इनका होने जा रहा है। आर्थिक स्थिति ब्रिटेन की कोई बहुत अच्छी वैसे भी इस समय नहीं है, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई मजदूरों की कोई बहुत बड़ी कमी है। ये है कि जो एसेंशियल वर्कर्स हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, या जो इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सें हैं, उनकी जरूरत है, उनकी जरूरत हमेशा रहती है, और उनको तो वापस नहीं भेज रहे, उनको तो आज भी लाने की बात है। आज भी यहाँ पर जो हाईली स्किल्ड जो लोग हैं, उनका वीजा तो आज भी आसानी से मिल रहा है। आज भी वो व्यापारी जो यहाँ पर व्यापार, जहाँ उद्योग लगाना चाहता है, जो यहाँ निवेश करना चाहता है, जो यहाँ लोगों को रोजगार देना चाहता है, उनके वीजा तो आज भी मिल रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि इस समय कोई ये एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन ये जरूर हुआ है पिछले कुछ साल से, जिसमें नाइजल फराज की पार्टी का भी एक योगदान है। उसमें यह है कि अवैध आप्रवासियों को तो आप वापस भगाइए ही, जो वैध आप्रवासी हैं, जो यहाँ बाकायदा कानूनी तौर पर आए हैं, उनको भी आप अगर कोई जाना चाहे तो उसको जाने दीजिए, और आप उनको पक्का नागरिक ना बनने दीजिए। अभी जो यहाँ की कंजर्वेटिव पार्टी की जो नई नेता है ऋषि सुनक के बाद जो बनी है, कैमी बैडेनॉक, उन्होंने अभी एक बयान दिया है कि हमें
जो यहाँ पर जो लोगों को जो यहाँ रहने का आप अधिकार देते हैं 4 साल या 5 साल के बाद, वो आप और मुश्किल कीजिए। यहाँ जो लोगों को उसके बाद जो नागरिकता प्रदान की जाती है, उसको आप और कठिन कीजिए, उसको आप और दुरूह बनाइए, ताकि यहाँ पर आने वाले लोगों की संख्या कम हो। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ वैध रूप से जो आना चाहते हैं उनका स्वागत हो रहा है हर तरह, सिर्फ यहाँ पर वही लोग जो बहुत ही एसेंशियल वर्कर्स हैं उन्हीं का स्वागत है, बाकी लोगों का स्वागत नहीं है। इसलिए अब ये मत सोचिए कि हर आदमी जो भारत में कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कोर्स कर चुका है अब उसके लिए ब्रिटेन में या पश्चिमी देशों में रोजगार के अवसर खुल गए हैं, ऐसा अब नहीं है। जी, बस अंत में इससे क्या नफरत और हिंसा को बढ़ावा मिल रहा है या मिलेगा, या इस तरह की जो गैर ब्रिटिश हैं उनके और इनके बीच में कुछ तनाव, कुछ उस तरह की स्थितियां विद्वेष की पैदा हो रही? देखिए, तनाव की कोशिश तो ये राइट विंग पार्टियां ये करती हैं, राइट विंग एलिमेंट्स ये करते हैं। नाइजल फराज की पार्टी अपने आप डायरेक्टली तो नहीं करती, और नाइजल फराज इस मामले में बहुत केयरफुल हैं, वो कभी ऐसा बयान अपने आप नहीं देते हैं, लेकिन उनकी पार्टी के समर्थक और उनकी पार्टी के कई सदस्य इस तरह के बयान देते रहे। और पिछले साल यहाँ जो ब्रिटेन में जो दंगे हुए थे उसमें इसी तरह से उसमें 3 बच्चों की हत्या हुई थी, और उसमें ये फैला दिया गया कि वहां तो उसको तो मारने वाला जो है एक मुसलमान था, एक इमिग्रेंट था, जबकि पता चला कि वो तो यहीं का नागरिक था, यहीं पैदा हुआ था। तो यही बात और देशों में भी हो रही है कि पहला जो शक है ये जाता है किसी आप्रवासी ने, अवैध आप्रवासी ने ये किया होगा। इस तरह की बात उड़ाने की कोशिश की थी और की जाती है, और एलन मस्क ने इसमें मुझे कहना होगा कि काफी भूमिका इसमें निभाई है। वो कभी कभी इस तरह के ट्वीट करते हैं बिना तथ्य जाने, और बाद में पता चलता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, ये तो यहीं का लोकल आदमी था, बल्कि कुछ केस में तो ये है कि वो काला या भूरा हमारे जैसा भी नहीं था, वो तो गोरा व्यक्ति था जिसने इस तरह का हमला किया। तो देखिए, क्रिमिनल एलिमेंट्स तो हर सोसाइटी में होते हैं, यहाँ भी हैं, भारत में भी हैं। आप उसमें आप ये कहने लगे कि जैसे भारत में ये कहने लगे कि सारे क्रिमिनल एलिमेंट्स से इमिग्रेंट्स बांग्लादेशी हैं या रोहिंग्या हैं, ये बात तो पचती नहीं है। या कहने लगे कि ये जैसे कोई अगर किसी तरह का कोई इस तरह का कोई हमला होता है, कहें कि पहले अब कुछ समय से देखने लगा कि पता चल जानिए उसका धर्म क्या है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसी तरह से यहाँ भी ऐसा है कि पता लगाने की कोशिश करते हैं कहीं वो इमिग्रेंट्स तो नहीं है, कहीं वो मुसलमान तो नहीं है। तो ये जो है, जो आप बात कह रहे हैं कि इसका खतरा है, इसका खतरा बढ़ रहा है, लेकिन ये बात नई नहीं है, ये कुछ समय से चल रहा है, काफी समय से बल्कि मैं कहूंगा चल रहा है। धीरे धीरे ये खतरा बढ़ रहा है, और मैं समझता हूं कि अगर ये इन्होंने अवैध लोगों को वापस भेजना जारी रखा तो मैं समझता हूं खतरा कम होगा, बढ़ेगा नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी, इस बातचीत के लिए धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.